हेलो व्यूअर, देसी इन्वेस्टर एकेडमी में आपका स्वागत है। जय श्री श्याम। आशाएं करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। थंबनेल में जैसे कि आपने देखा मैंने लिखा है, इन्वेस्टमेंट करते समय ये 10 गलतियां ना करें, नहीं तो पड़ेगा महंगा। तो ये गलतियां कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले, किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते समय सबसे पहले इकोनॉमी का, इन्फ्लेशन, महंगाई दर के बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप आज के दिन 1 लाख रुपए कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और 10 साल के इन्वेस्टमेंट होरिजन है आपका, और 10 साल बाद आपको उससे 30 लाख रुपए चाहिए, तो आज के दिन जो 30 लाख रुपए की वैल्यू है वो इन्फ्लेशन रेट के कारण कितनी इफ़ेक्टिव होगी, आइए इसको हम एक उदाहरण के द्वारा जानेंगे। यदि हम आज, जैसे ये मैंने अभी इन्फ्लेशन कैलकुलेटर खोला है, इसमें हमने करंट अमाउंट डाला है 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, और इन्फ्लेशन जैसे कि आज के दिन 6% चल रहा है और आने वाले 10 साल तक इन्फ्लेशन 6% रहता है। तो 10 साल बाद हमारे 1 लाख रुपए की, जो आज हम कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हैं मार्केट से, तो जो हमें आज 1 लाख रुपए का मिल रहा है, 10 साल बाद महंगाई के कारण वही सेम प्रोडक्ट आपको 1,79,000 के अप्रोक्स मिलेगा। तो इसलिए कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रख कर ही करनी है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते समय यदि आपकी इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को से ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे कि बैंक में हम एफडी कराते हैं, तो एफडी में हमें करीब करीब इन्फ्लेशन जो हमारी मार्केट में चल रहा होता है, महंगाई दर जो चल रही होती है, उसी हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो एक तरह से काफ़ी पुराने आदमी जो भी थे वो यही सोचते थे कि एफडी वगैरह में हमें अच्छा पैसा मिल जाता है, परंतु वो एक इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर को ही बस बीट कर पाता था। तो इसलिए हमें, जहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रेट से हमें ब्याज मिले, वहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बेसिकली अभी हम देखेंगे कि यदि हम एसआईपी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जैसे कि हमने 15,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी की और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, उससे सीजीआर मिला हमें 12% का। 15 साल तक, या 10 साल के लिए देख लेते हैं, 10 साल के लिए हमने किया, तो 10 साल में हमने 18 लाख इन्वेस्ट किया, जिसकी 10 साल बाद 12% के हिसाब से 34,85,086 रुपये बनेगी वैल्यू। तो यह इन्वेस्टमेंट हमारा इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारी 6% है और हमें नॉर्मली एसआईपीज़ के थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म, अगर हमारा होरिजन 10 साल है, 15 साल है, तो नॉर्मली हमें 12% का तो एवरेज रिटर्न मिल ही जाता है। तो इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करते समय इन्फ्लेशन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यह भी हमें शॉर्ट टर्म में हमें इतना नहीं पता चलता है। कोई भी हमें शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारी कैपिटल के ऊपर कंपाउंडिंग इतना अच्छे से इफेक्टिवली काम नहीं करता है। परंतु जैसे ही हमारा होरिजन 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो इसकी असली वैल्यू हमें उस टाइम पता चलती है कंपाउंडिंग की। आइए जानते हैं एक उदाहरण के द्वारा। यदि हमने मार्केट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और हमारा इन्वेस्टमेंट होरिजन है 10 साल, और हमें यदि 12% के हिसाब से रिटर्न मिलता है, तो हमारे 10 लाख की वैल्यू 10 साल में 12% के हिसाब से, वन टाइम ये इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह से हम एफडी में डालते हैं पैसा, तो उससे हमें मिलेगा 31,05,838। और यदि यही हमने एफडी कराई होती 6% के हिसाब से, जैसे कि आज रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है बैंक वगैरह में एफडी का, तो उसके अनुसार हमें 10 साल बाद 17,90,848 रुपये मिलता। तो इसीलिए जब भी इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है। अभी जैसे ये मैंने 10 साल के लिए बताया, अभी हम आगे इसको चेंज करके 20 साल के लिए देखते हैं। यही पैसा अगर 10 लाख रुपए का 20 साल में कितना हमारे को कंपाउंडिंग होकर पैसा मिलेगा। अगर हम यही होरिजन 10 साल के लिए कर रहे थे, तो हमें 31 लाख मिल रहा था, और यही होरिजन हमने 20 साल के लिए कर दिया, तो हमारा जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो करीब करीब 1 CR के नियरेस्ट आ जाती है। और यदि इसी को हम 30 साल के लिए कर देते हैं, 10 लाख रुपए को, वन टाइम इन्वेस्टमेंट को 12%, जो कि मैंने मिनिमम बताया आपको, जबकि मार्केट में काफ़ी इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो 15% भी नॉर्मली निकाल कर दे रहे हैं। स्मॉल कैप, बेसिकली जो सबसे कमज़ोर फंड हैं, वो भी 15% के आसपास निकाल कर दे रहे हैं। फिर भी मैं यहाँ पे आपके कैलकुलेशन के लिए 12% ही लेकर चलता हूँ। 30 साल में हमारे 10 लाख रुपए की वैल्यू करीब करीब 3 करोड़ रुपया हो जाएगी। और सेम इन्फ्लेशन में हम देखें कि 30 लाख रुपए की वैल्यू 30 लाख रुपए की वैल्यू हमें 6% इन्फ्लेशन के बाद 10 साल में कितनी होगी? 10 साल बाद, सॉरी, 10 लाख रुपए की, और 30 साल
ओरिजिन 30 साल का है, तो 10 लाख रुपए की वैल्यू हो जाएगी 57,43,491। अभी आप देख सकते हैं कि जब मैंने कंपाउंडिंग की बात की तो वहाँ पर हमारा 3 करोड़ रुपया बन रहा था, और अभी इन्फ्लेशन की जब मैं बात करता हूँ उस 10 लाख रुपये से की वैल्यू 30 साल बाद 57 लाख रुपये के बराबर रहेगी। तो अभी इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखना चाहिए स्टेप अप SIP। स्टेप अप SIP के लिए हम स्टेप अप SIP कैलकुलेटर खोल लेते हैं। स्टेप अप SIP कैलकुलेटर में हम डालते हैं 5,000 रुपये। अगर हम मंथली इन्वेस्ट की जब हम बात करेंगे तो अभी हम देख रहे हैं जैसे 5,000 रुपये हम हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्टेप अप नहीं करते हैं। यदि हम 5,000 रुपये की SIP करते हैं, 1 मिनट दिखाते हैं, 5,000 रुपये की हमें SIP कर रहे हैं 10 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे को मिलता है 12% के CGR से रिटर्न मिलता है, तो हमारा पैसा बनता है 11,61,695 रुपये। और यदि हम इसको स्टेप अप करके इन्वेस्टमेंट करते हैं 5,000 रुपये को 10% के स्टेप अप के साथ, क्योंकि हर एक बंदे की सैलरी जो है नॉर्मली कुछ न कुछ इंक्रीज़ होती ही है, तो उसी हिसाब से हमने अपना इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा बढ़ाकर चलना चाहिए। तो यदि हम 5-5 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं और 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से और 10 साल के लिए करते हैं, तो वहाँ पर हमारे 10 साल में बन रहे थे 11,61,695 रुपये, और यहाँ पर हमारे को स्टेप अप करने के बाद बन रहे हैं हमारे 16,87,194 रुपये। इससे आप देख सकते हैं कि स्टेप अप SIP की पावर क्या है। यदि हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट यदि बढ़ाते हैं तो किस तरह से हमारा जो गोल है, हम अपने गोल के नज़दीक किस प्रकार से पहुंच जाएंगे। इसमें अभी चौथा पॉइंट हम कवर करेंगे, ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन। नॉर्मली बंदों को इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि ग्रोथ ऑप्शन चूज़ करें या डिविडेंड ऑप्शन। बेसिकली ग्रोथ ऑप्शन के अंदर हमें कंपाउंडिंग का मेन बेनिफिट मिलता है। यदि हम डिविडेंड ऑप्शन अगर अवेल करेंगे तो उसमें कंपनी क्या है, आपके पैसे में से कुछ ना कुछ डिविडेंड के तौर पर आपको बीच बीच में क्रेडिट करके देती रहेगी, जिससे आपकी जो वेल्थ है वो उतनी नहीं बढ़ पाएगी। और यदि ग्रोथ ऑप्शन आप चूज़ करते हो तो आपकी जो पैसा है वो विड्रॉल होता नहीं है, तो वो कंटिन्यू लगा रहेगा और उसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा, जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, तो आपको ग्रोथ ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए। 5वां पॉइंट, कोर पोर्टफोलियो और सैटेलाइट पोर्टफोलियो। नॉर्मली कोर पोर्टफोलियो, यहाँ पर भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है इन्वेस्टर्स के बीच, क्योंकि कोर पोर्टफोलियो बेसिकली ऐसा पोर्टफोलियो होता है जिसमें आपकी कैपिटल को डाइवर्सिफाई कर मार्केट के अंदर लगाया जाता है। कुछ पैसा आपका लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर जाएगा, कुछ पैसा आपका मिड कैप स्टॉक्स के अंदर जाएगा, और कुछ पैसा आपका माइक्रो कैप स्टॉक्स या और स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर जाएगा। तो इसीलिए हमें हमेशा कोर पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। बेसिकली कई बार आदमी सैटेलाइट पोर्टफोलियो बना लेता है और ज़्यादा रिस्क लेता है। कई बार वो ज़्यादा रिस्क हमारे पैसे को जीरो कर देता है। आजकल मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है जनता, तो क्रिप्टो का पर कुछ कह नहीं सकते, बढ़ रही है, जब तक बढ़ रही है, गिरेगी तब एकदम डाउन आ जाती है, तो वहाँ पर पैसे जीरो भी हो सकते हैं। तो बेसिकली हमें सैटेलाइट पोर्टफोलियो के अंदर उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी को, सैटेलाइट पोर्टफोलियो में उतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जितना आप लॉस बेयर कर सको। बेसिकली सेम अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड, इनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि इनमें पैसा एक थीम के ऊपर लगता है। जैसे ऑटो के हमने कुछ बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमने कर लिया इन्वेस्टमेंट, तो हमारा पैसा खाली ऑटो के स्टॉक्स के अंदर लगेगा, ना कि डाइवर्सिफाई होकर लगेगा। तो इसलिए हमें थीमेटिक और सेक्टोरल फंड से बचकर रहना चाहिए और हमेशा हमें कोर पोर्टफोलियो के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें बॉन्ड, कभी भी हमें बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें उसकी रेटिंग को पक्का चेक करना है। AAA+ या AA+ या -2 तक हमने इन्वेस्टमेंट करना है। रेटिंग का विशेष ध्यान रखना, क्रेडिट रेटिंग क्या है उस बॉन्ड की, क्योंकि मार्केट के अंदर कई एक बंदे हैं जो कोऑपरेटिव बॉन्ड्स के थ्रू पैसा जुटाते हैं और इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि हम आपको 12% पर ईयर के हिसाब से हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, परंतु क्या है, वहाँ पर फंसने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, आपका पैसा जीरो होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए कभी भी बॉन्ड वगैरह के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो क्रेडिट रेटिंग चेक करके ही करना है। हमें AAA+ बॉन्ड्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है बेस्ट ऐप। अधिकतर इन्वेस्टर्स का
जो भी कैपिटल एसआईपी के थ्रू लगाना चाहते हैं, तो अधिकतर बंदों का यही क्वेश्चन रहता है कि बेस्ट ऐप कौन सा है। तो बेस्ट ऐप बेसिकली एमएफ सेंट्रल, जो कि सभी एएमसीज़ को कंट्रोल करता है, तो ये एक बेस्ट ऐप है मेरे हिसाब से। और कैम्स, कंप्यूटर एज ऑफ मैनेजमेंट साइंस, तो ये भी कुछ को ये डील करता है। और एक के फिनटेक है, के फिनटेक भी काफ़ी अच्छा ऐप है। उसके अलावा हम मार्केट के अंदर देखते हैं कुछ एएमसीज़ वगैरह की वेबसाइट, अगर एएमसी किसी भी एएमसी की वेबसाइट के थ्रू अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी काफ़ी सेफ़ है इन्वेस्टमेंट। और बेसिकली थर्ड पार्टी ऐप जैसे 5 पैसा, एंजल, ग्रो, इन ऐप में भी कोई कमी नहीं है, ये सारे ऐप अच्छे हैं। बेसिकली हम एएमसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना कि किसी ऐप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो तो एक माध्यम है थर्ड पार्टी के तौर पे कि वो हमारे पैसे को वहाँ पर इन्वेस्ट करवा रही है। बेसिकली आपको आपके फोलियो नंबर वगैरह अपने नोट करके या प्रिंट आउट करके हम अपनी एक फ़ाइल में रखने चाहिए और अपने परिवार को उनके बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा फ़ंड सिलेक्शन। कभी भी हमें फ़ंड सिलेक्शन 1 साल के रिटर्न को देखकर, 2 साल के रिटर्न को देखकर या 3 साल के रिटर्न को देखकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस फंड ने 1 साल में या 2 साल 3 साल में अच्छा रिटर्न दे दिया, वो ये कंफर्म नहीं है कि कंटिन्यू आपको अगले 10 साल भी उसी स्पीड से आपको रिटर्न देगा, क्योंकि उसने तो दे लिया है, जो देना था दे लिया है। अभी उसमें कुछ डाउन साइड आएंगी, तो इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म जो अच्छे म्यूचुअल फंड हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है टैक्सेशन सेक्शन। कभी भी हम मार्केट में कुछ बेचते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि जितने का हमने सेल किया उसी के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, जितना हमें प्रॉफिट हुआ सेल करने के बाद, हमने कोई चीज़ परचेज़ की थी 100 रुपये की और हमने सेल की 130 रुपये की, तो 30 रुपये के ऊपर हमारा टैक्स लिया जाएगा। और टैक्स रेट इस तरह से हैं, यदि हम विथ इन 1 ईयर सेल करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो उस पर हमारा प्रॉफिट का 12.5% टैक्स लगेगा। और यदि आफ्टर 1 ईयर हम सेल करते हैं तो 12.5, और विथ इन ईयर यदि हम कुछ भी सेल करते हैं तो उस पर हमें 20% देना पड़ता है। और आफ्टर 1 ईयर सेल करने का एक बेनिफिट ये भी है कि यदि हमें प्रॉफिट किसी भी हमने प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, उससे यदि हमें 1,25,000 तक अगर इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होता है तो उस पर हमें कोई टैक्सेशन नहीं लगेगा। नेक्स्ट है 10th पॉइंट है हमारा आज का लास्ट पॉइंट, डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान। तो ये बेसिकली अगर यदि आपको नॉलेज है म्यूचुअल फंड की रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो आपको पक्का डायरेक्ट फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट फंड में हमारा एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम लगता है। और रेगुलर फंड्स के अंदर जो ब्रोकर्स वगैरह हैं उनका कमीशन ऐड रहता है, तो इसलिए हमें रेगुलर फंड से बचना चाहिए। बेसिकली यदि आपको कुछ नहीं पता है फंड्स के रिगार्डिंग कि किन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, तो उस जगह पर आपको जो ब्रोकर्स हैं उनकी सहायता लेनी चाहिए और आपको रेगुलर प्लान भी ले लेने चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं करने से अच्छा है इन्वेस्टमेंट करके कुछ तो अपनी कैपिटल को ग्रो किया जाए। धन्यवाद। जय श्री श्याम।